जब मूर्ख लोग, बलात्कारी, लुटेरा, भ्रष्टाचारी विधानसभा में चुनाव जीतकर जा सकता है, तो क्या ये पढ़े लिखे लोग जो ग्रेजुएट है, बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, ये क्यों नहीं जा सकते? जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से, आप तैयार होइए। 243 विधानसभा में आप उतरिए अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से। दिलीप कुमार आपके लिए प्रचार करेगा। हम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इसको छोड़ दीजिए, आप तैयार होइए अपने विधानसभा क्षेत्र से। मुझे कहते हुए सर मारे कि आधा से अधिक स्टूडेंट सेटिंग के जुगाड़ में रहते, खासकर सिपाही वाली की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी परीक्षा 1 अक्टूबर से शुरू होनी है। अभी हमारे पास फोन आता है ना, हर जिला में दलाल सक्रिय है और खुलेआम बोल रहा है कि इतना पैसा दो, एग्जाम से 2 घंटा पहले क्वेश्चन हम दे देंगे। जिसको सबूत चाहिए इस बात का, मैं सबूत देने के लिए भी तैयार हूँ। हम 5 साल से बोल रहे थे ये चीज कि पेपर लीक होता है, धांधली सेटिंग होती है, लेकिन हमारी बातों को झुठला दिया जाता था सरकार के द्वारा, सरकार के अधिकारियों के द्वारा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे दूसरे पॉडकास्ट में, दूसरे एपिसोड में। और आज का टॉपिक जो है वो है स्टूडेंट्स के ऊपर और बेरोज़गारी, सरकारी नौकरियां, इन सारी चीज़ों के ऊपर। ऐसे भी बिहार, हम लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पर आईएएस, आईपीएस और सरकारी जॉब्स को लेकर यहाँ के स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा पैशनेट होते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि बिहार में क्योंकि इंडस्ट्रीज़ नहीं है और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर ट्रेडिशनल पढ़ाई में जाते हैं, वोकेशनल कोर्सेज में काफ़ी कम जाते हैं। और उनकी एक मानसिकता बचपन से ही रहती है कि अगर उन्हें इस गरीबी से निकलना है, इस गरीबी के पूरे जंजाल से निकलना है, गांव से निकल के बाकी जगहों पर जाना है, तो उसके लिए उन्हें सरकारी नौकरी में ही जाना होगा। लेकिन बिहार में सरकारी नौकरी की स्थिति कुछ सालों से बहुत ठीक नहीं मानी जा रही है। पेपर लीक्स के कई मामले सामने आए हैं, यहाँ तक कि बीपीएससी का भी पेपर लीक हुआ था। और आज हम लोगों के साथ वो शख्स हैं जिन्होंने ना सिर्फ जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स, उनके हक के लिए सड़कों के ऊपर, मीडिया में, हर जगह उन्होंने बात रखी है, लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और बीपीएससी पेपर लीक भी सबसे पहले इन्होंने ही इसको उजागर किया था। हमारे साथ है दिलीप जी। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी, आपने समय निकाला हम लोगों से बात करने के लिए। आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं रह रहा, इसमें भी आपने समय निकाला, तो बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप जी, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, सारे स्टूडेंट्स भी जानना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, उनके मन में हमेशा ये बात रहती है कि सरकार एग्ज़ाम ले रही है, एनटीए, बीपीएससी जैसे संस्थाएं एग्ज़ाम लेती हैं, हाई सिक्योरिटी में एग्ज़ाम लिया जाता है, यहाँ तक कि जूते पैंट भी उतरवा दिया जाता है कई बार सेंटर के बाहर। फिर भी ये चोरी, पेपर लीक, ये कैसे हो जाता है? देखिए, इसमें बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय है। पहले तो पटना में गिरोह सक्रिय हुआ करता था, अब तो मतलब लगभग हर जिला, कह लीजिए, कुछ जिला में नहीं हो लेकिन लगभग हर जिला में गिरोह सक्रिय हो गया। और ऑनलाइन सेंटर जहाँ होता है वहाँ तो सबसे ज़्यादा धांधली सेटिंग होती है, पेपर लीक होता है। ऑफलाइन में भी होता है, लेकिन ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा अभी हो रहा है बिहार में खासकर। और इसके लिए कोई ऐसा कानून नहीं है, देश में कानून नहीं है, बिहार में ऐसा कानून नहीं है जिससे लोग डरे। कानून तो है लेकिन नॉर्मल कानून है, ऐसा कानून होना चाहिए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो पेपर लीक या इस तरह की जो गतिविधि है उसमें शामिल हो, तो उनके लिए कानून अलग से बनाया जाए कि ऐसे मामलों में जो संलिप्त हो उनको कम से कम 10 साल की सजा हो, कम से कम। या तो अधिकतम भी 10 साल सजा नहीं हो रही है, कम से कम की क्या बात कीजिए। या तो 6 महीना, बहुत हुआ तो 6 महीना जेल में रहता है लोग। बड़ा से बड़ा मामला हमने पेपर लीक का देखा है, 6 महीना में बाहर आ जाता है। अगर कोई नौकरी में है, सरकारी नौकरी में, फिर वो नौकरी ज्वाइन कर लेता है। अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उसको तो सबसे पहले नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए, जब तक कि उसका दोष जो है माने कोर्ट से वो बरी ना हो जाए, दोष मुक्त ना हो जाए, तब तक उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, डीएसपी तक पेपर लीक में, बीपीएससी पेपर लीक में शामिल थे। वो लोग, बेल मिल गया, 2 महीना में बेल मिल गया, डीएसपी को ज्वाइन भी कर लिया होगा। मुझे तो लगता है ज्वाइन भी कर लिया होगा, बहुत सारे लोग ने ज्वाइन भी कर लिया, नौकरी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी पेपर लीक हो या बीएसएससी पेपर लीक हो। तो उन लोगों को क्या लगता है ना, मैंने तो कई लोगों के मुंह से ऐसा सुना है, अभ्यर्थी बताते हैं कि सेटर क्या बोलता है, ये जो शिक्षा माफिया है जो पेपर लीक कराता है, वो लोग क्या बोलता है, वो लोग सीधा बोलता है कि 6 महीना जेल में ही ना रहना है, 1 साल जेल में ही ना रहेंगे, बहुत तो 2 साल रहेंगे, लेकिन करोड़ों रुपया एक एग्जाम में हम कमा लेते हैं और बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बना लिया, आपको क्या दिक्कत है? कोई डर ही कोई डर नहीं, जेल में भी जाके हम मैनेज कर लेंगे, पैसा है तो सब कुछ होगा। ऐसा बात बीपीएससी
बीपीएससी पेपर लीक में जो लोग जेल गए हैं उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो पहले भी जेल जा चुके थे, एसएससी वाले मामले में या और भी कई मामलों में। तो उन लोगों के मन में डर है ही नहीं। और समाज में भी आज क्या है, आप चोरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आपके पास पैसा है ना, गांव में बड़ा बड़ा या शहर में मोहल्ला में बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बना लीजिए, बड़ा बड़ा भवन बना लीजिए, लोग यही कहेंगे यार बहुत पैसा वाला है, बहुत अच्छा आदमी है। ये नहीं देखेंगे कि पैसा उसका कहाँ से आया। अगर वो आदमी कुछ कर नहीं रहा, पैसा उसके पास बैठे बैठे कहाँ से आ गया। लेकिन नहीं, तो समाज को भी ऐसे लोगों का बहिष्कृत करना चाहिए। लेकिन आज देखिएगा कि हर एक बहाली में, गांव गांव, हर एक जिला में आधा से ज्यादा स्टूडेंट, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि आधा से अधिक स्टूडेंट सेटिंग के जुगाड़ में रहते हैं। खासकर सिपाही बहाली की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी परीक्षा 1 अक्टूबर से शुरू होनी है। अभी हमारे पास फोन आता है ना, हर जिला में दलाल सक्रिय है और खुलेआम बोल रहा है कि इतना पैसा दो, एग्जाम से 2 घंटा पहले क्वेश्चन हम दे देंगे। जिसको सबूत चाहिए इस बात का, मैं सबूत देने के लिए भी तैयार हूँ। करे सीएसबीसी कार्रवाई, करे बिहार पुलिस कार्रवाई, लेकिन नहीं करेंगे लोग कार्रवाई, क्योंकि सीएसबीसी हो या कोई भी भर्ती आयोग, सभी के अंदर के जो कुछ अधिकारी होते हैं वो लोग भी ऐसे मामलों में संलिप्त होते हैं। अरबों रुपए का खेल होता है एक वैकेंसी में, चाहे वो सिपाही बहाली हो, दरोगा बहाली हो या बीएसएससी की बहाली हो, अरबों रुपए का खेल चलता है। और ये जानबूझकर खेल चलता है कई स्तर पे। पेपर लीक की जो बात होती है ना, एक तो जहां से क्वेश्चन की छपाई होती है वहां से लोग क्वेश्चन अवेलेबल कर लेते हैं। अभी उड़ीसा वाले मामले में पकड़े गए, जिसमें वैशाली का भी कुछ लोग था, पटना का और भी कई जिला के थे, बिहार के लोग 32-33 लोग पकड़े गए। उसमें भी ये बात सामने आई कि ये लोग जहां से क्वेश्चन छपाई होती है वहां से क्वेश्चन उपलब्ध कराने में थे, और वो उनको पूरा सेट हो गया था कि वहां से उनको क्वेश्चन मिल जाएगा, और एक होटल में ले जाकर सबको क्वेश्चन रटवाया जाता। ये बात हम 3-4 साल से कहते आ रहे हैं कि एग्जाम से पहले होटल में ले जाकर क्वेश्चन आंसर रटवाया जाता है। अभ्यर्थियों को जो पैसा देता है उसको मोबाइल स्विच ऑफ करा लिया जाता है, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं उसका रहता है जब तक कि एग्जाम खत्म ना हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति है। उसके बाद जब एग्जाम हॉल पे क्वेश्चन जाता है तो रास्ते में, मान लीजिए पटना से किसी जिला में जाएगा, वहां पे उस बीच में क्वेश्चन आउट होता है। सेंटर पे क्वेश्चन, अगर जिला से सेंटर पे गया उस बीच में क्वेश्चन आउट, जिला से अगर सेंटर पे चला गया तो सेंटर पे जो क्वेश्चन जाता है वहां से क्वेश्चन आउट, फिर एग्जाम हॉल से, एग्जाम रूम से क्वेश्चन आउट, इतने स्तर पे क्वेश्चन आउट होता है। और बीपीएससी में जो क्वेश्चन आउट हुआ, पेपर लीक पिछले साल हुआ, तो हमने उजागर किया। उसके बाद कई बार आंदोलन हुआ पटना की सड़कों पर। उसके बाद जब बीपीएससी के चेयरमैन नए जो बने, अतुल प्रसाद जी, उन्होंने बहुत सारा सुधार किया पेपर लीक रोकने धारने से, तो हम लोग खुश है, तारीफ भी करते हैं हर जगह। अभी बीपीएससी में जो भी परीक्षा हो रही है बहुत अच्छे से हो रही है, शिक्षक बहाली भी हुई, कोई गड़बड़ी नहीं आई। तो यही व्यवस्था सिपाही बहाली, दरोगा बहाली एवं अन्य बहाली और बीएसएससी सब में लागू होना चाहिए। लेकिन ये भी तो पॉसिबल नहीं है कि बीपीएससी ही सारे एग्जाम कंडक्ट करे, उनके ऊपर भी तो बहुत बर्डन आएगा। लेकिन आप जिस तरीके का प्रोसेस बता रहे हैं कि एग्ज़ाम सेंटर, ऑनलाइन सेंटर मैनेज हो जाते हैं, मैनेज इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि कई अभ्यर्थी आपको बता रहे हैं कि इस तरह से दलाल सक्रिय हैं। कई लोग जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने ये बताया है कि किस तरीके से पूरा का पूरा सेंटर मैनेज हो जा रहा है, ऑनलाइन जो केंद्र हो रहा है, या एग्ज़ाम की जहाँ पे छपाई हो रही है क्वेश्चन पेपर की, वहाँ से लीक हो जा रहा है। तो इतना बड़ा जब गिरोह शामिल है तो ऐसा तो नहीं है कि पुलिस को या सरकार को या जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कर रही उसको इस बात की जानकारी नहीं है। तो क्या सिस्टम के अंदर के लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं इस? बगैर सिस्टम के अंदर के लोग के इन्वॉल्व हुई ये हो ही नहीं सकता। मैंने बीपीएससी पेपर लीक के समय भी कहा था कि बगैर किसी बड़े अधिकारी और नेताओं के संलिप्तता के पेपर लीक संभव नहीं है। अभी ऑनलाइन सेंटर में क्या होता है, प्राइवेट है सब, सरकारी नहीं है। और ऑनलाइन सेंटर आप पता कर लीजिए, 90% से ज़्यादा आपको मिलेगा जो शिक्षा माफिया है। उन्होंने ऑनलाइन सेंटर खोल लिया इसीलिए, जो पहले वो लोग दूसरा के बदला में दूसरा बैठवाया था, जिसको स्कॉलर बैठवाया था, और वो लोग पैसा कमा के आज ऑनलाइन सेंटर खोल लिया है। और उस ऑनलाइन सेंटर की आड़ में वो लोग धांधली सेटिंग करवाता है, खुलेआम करवा रहा है। और अभी आपने सिस्टम की बात की कि सिस्टम के अंदर के लोग, आपको सबूत दिया जा रहा है सिस्टम को, उसके बाद भी सिस्टम के द्वारा कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर इसको क्या कहिएगा। खगौल पुलिस, खगौल थाना, पटना पुलिस का खगौल थाना, अमीन बहाली, बीएसएफसी बहाली, बीएसएफसी में फूड कॉर्पोरेशन की बहाली में सबूत मिला पेपर लीक का। जो लोग पकड़े गए उसका मोबाइल तक जब्त नहीं किया, उसका मोबाइल जब्त नहीं किया, सारा सबूत मिटा देने के लिए पूरा समय दिया गया। उसके बाद उस पर धारा जो लगनी चाहिए वो धारा नहीं लगाई गई, दूसरा धारा लगा दिया गया। कोर्ट में जब गया उसको आसानी से बेल मिल गया।
जज साहब ने कहा कि आपने तो ये जो गुनाह किया है, आप जो बोल रहे हैं वैसा धारा लगाया ही नहीं है, तो आसानी से बेल दे दिया। अब आप सोचिए कि क्या किसी आईओ को, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उस केस का, खगौल थाना का, उसको इतना पता नहीं था कि 30 जून में क्या धारा लगती है? नहीं पता होगा क्या? अगर नहीं है तो उसको वैसे ही सस्पेंड होना चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए कि सेटिंग से वो दरोगा बना होगा, सेटिंग से डीएसपी बन गया होगा। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो जानबूझकर ऐसी धारा लगाई गई थी ताकि आसानी से उसको बेल मिल जाए। और क्या कोई भी पुलिस का आदमी, कोई भी आदमी, चाहे सामान्य प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, बगैर पैसा लिए ये काम कर सकता है क्या? किसी शिक्षा माफिया को बचाएगा क्या? नहीं बचाएगा। और जब सारा सबूत मिट गया, उसके बाद बेल भी मिल गया, उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई को जांच दी गई। अब आप सोचिए, बिहार सरकार ने बहुत पहले आर्थिक अपराध इकाई बनाया था कि साइबर सेल का काम करती है। साइबर सेल है बिहार सरकार का। अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है, पेपर लीक हो, जहां डिजिटल बात होती है खासकर, तो वहां आर्थिक अपराध इकाई जांच करते हैं। बीपीएससी पेपर लीक में सीधा आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया, बीएसएससी पेपर लीक में सीधा आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया। लेकिन बीएसएफसी, फूड कॉर्पोरेशन की जो परीक्षा थी, उसमें पेपर लीक की जांच आर्थिक अपराध इकाई को क्यों नहीं दिया गया शुरू में? जब उसको बेल मिल जाता है शिक्षा माफिया को, 5 ऑनलाइन सेंटर पे एफआईआर दर्ज था, बहुत लोग फरार हो गए, बहुत लोग का नाम हटा दिया गया पैसा लेके, और सारा सबूत मिटा दिया गया। उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई को जांच दिया गया। तो सीधा सीधा दिख रहा है। फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस मुख्यालय कोई कार्रवाई नहीं, बिहार सरकार कोई कार्रवाई नहीं। तो पूरा दिख रहा है कि सिस्टम के लोग उसमें इन्वॉल्व है। अभी एक मामला आया था मुजफ्फरपुर का, एक व्यक्ति ने कहा कि हमने अपनी वाइफ को 20 लाख रुपया दिया, 10 लाख में उसने अपना सेटिंग कराया सेंटर मैनेज करके, और 10 लाख में अपने बॉयफ्रेंड का सेटिंग कराया, 2 दरोगा बन गया। अब आप सोचिए, 1717 दरोगा बहाली 2017 में आई थी। अब सोचिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं अभी तक हुई। हम तो खुलेआम बोलते आ रहे हैं कि दरोगा बहाली में सेटिंग होता है, धांधली होता है, सिपाही बहाली में होता है। सरकार कार्रवाई करे। पहले तो हमारी बात को माना ही नहीं जाता, तब बोलते थे लोग कि नेता बनने के लिए बोल रहा है। बीपीएससी पेपर लीक जब उजागर हुआ तो सारा चीज खुल गया कि ओएमआर शीट बाहर ले जाकर रंगा जाता है, मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखी जाती है, सारा खुलासा हुआ जांच में। तो अभी भी कम से कम सरकार करे, अगर ईमानदार है सरकार तो, और सिस्टम में बैठे लोग ईमानदार है तो। लेकिन यहाँ पैसों की इतनी भूख लगी है कि लोग, मतलब अच्छे अच्छे लोग आईएएस बनते हैं ना, तो बोलते हैं हम देश सेवा के लिए आए हैं। एसपी बन गए, आईपीएस, कहेंगे देश सेवा के लिए हम आए हैं। लेकिन 1% भी अगर देश सेवा के लिए सही में चल जाए ना, तो देश उस दिन आगे बढ़ जाएगा हमारा। लेकिन 1% लोग भी देश सेवा के लिए नहीं जाते हैं। उछल उछल के 10 गो चैनल पे जाके बोलते हैं कि हम ये मैगजीन पढ़े थे। पहले तो बोलते कि हम कोई कोचिंग नहीं किए, फिर बाद में पता चला कि इस कोचिंग से हमने कोचिंग लिया, इस कोचिंग से। क्यों? आपने तो पहले कहा कि किसी कोचिंग से हम नहीं पढ़े, सेल्फ स्टडी किए, और 10 दिन में आपका बयान आ गया कि अभी फल्ला कोचिंग से पढ़े थे, फल्ला मैगजीन पढ़े थे। यानी कि पैसा देकर आपको खरीद लिया गया। यूपीएससी खुलेआम होता है। बहुत सारे टॉपर का आप देखिए ना, बोलते हैं पहले कि हम कोई कोचिंग नहीं किए, 10 दिन के बाद आता है कि हमने फल्ला कोचिंग में पढ़ा, उसका फोटो 10 कोचिंग में चिपका रहता है। कहाँ से आ गया? आपके बगैर परमिशन के कोई कोचिंग वाला का हिम्मत होगा कि आपका फोटो लगा देगा? नहीं लगा सकता। आपको पैसा देकर खरीद लिया गया, टॉपर थे, आपको खरीद लिया गया। तो वहीं पे तो आपका देश सेवा दिख गया कि आप देश सेवा के लिए नहीं, इस सेवा के लिए आए थे कि पैसा वसूली करे, और बाद में जाके पेपर लीक करवाइएगा, धांधली सेटिंग करवाइएगा। बहुत ऐसे आईएएस आईपीएस है जो इस तरह का काम करते हैं, बिहार में हो या बिहार से बाहर करते हैं। तो देश सेवा के लिए मत बोलिए। 1% आदमी भी देश सेवा के लिए नहीं आते हैं। नहीं तो पता चल जाता है, जाके नेता का जी हुजूरी करेंगे और यही सब धांधली सेटिंग करेंगे। अगर आईएएस आईपीएस ईमानदार हो जाएंगे ना, तो नेता कुछ नहीं कर पाएगा, कोई गलत काम नहीं होगा। नेता का इतना औकात नहीं होता, आज भी हम देख लिए, नेता का उतना औकात नहीं होता कि गलत काम करवाने आईएएस आईपीएस से। है तो के पाठक, है ना? अभी के पाठक जी, क्यों मंत्री का नहीं चल रहा है? वहाँ चंद्रशेखर सिंह जी है ना शिक्षा मंत्री, मंत्री का नहीं चल रहा है, तो कैसे हम मान लें कि मंत्री के या नेता के दबाव में आईएएस आईपीएस काम करते हैं? है तो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, कोई नेता दबाव देके दिखा दे तो। आप ईमानदार रहिएगा तो कोई नेता आपको नहीं ब्लैकमेल करेगा, ना ही दबाव दे पाएगा, और ना ही इसके दबाव में आ पाएगा। लेकिन आपके मन में बेईमानी है, आप देश सेवा के लिए नहीं, आप आए नहीं है कि आईएएस आईपीएस बन के या बीपीएससी से ऑफिसर बन के आप पैसों की लूट खसोटी करे, इसलिए आए हैं। 1% भी ईमानदार नहीं है। ये कहते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कहना पड़ रहा है क्योंकि ये सच्चाई है। कई आईएएस आईपीएस का उदाहरण है सामने। आपने जो बात कही कि सिस्टम के अंदर के लोग कैसे लूप होल का इस्तेमाल करते हैं, सारी चीज़ों का करते हैं, ठीक यही चीज़ बीपीएससी में भी दिखाई गई थी। जो पूरा पेपर लीक हुआ था, आप इस बात को लगभग 3-4 साल से मेरे जानकारी में है कि बीपीएससी पेपर लीक की आप बात कह रहे हैं,
और जैसे जब अगर हम अपना एक्सपीरियंस बताएं तो स्टूडेंट लाइफ में कई ऐसे लोगों से मिले हैं जो कहते थे कि इतने लाख में बीपीएससी में ये पोस्ट हम दिलवा सकते हैं। तो सारे लोगों को पता है, आपने सबूत दिया, किसी ने नहीं सुना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोगों के दिमाग में हमेशा जब भी बीपीएससी पेपर लीक के बारे में सोचते हैं तो एक ये लगती है कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचे उस सबूत को खोजते हुए। आपकी 3-4 साल की मेहनत, इन्वेस्टिगेशन, सारी चीज़ें थी। आपकी जर्नी कैसी थी वहाँ तक? देखिए अभी भी अगर सरकार हमारा साथ दे, अगर सच में ईमानदारी से काम कर रही है सरकार, अगर सरकार के लोग या कुछ अधिकारी ईमानदारी से अगर मेरा साथ दे तो हम शिक्षा माफियाओं को जड़ से मिटा सकते हैं और वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। अभी सिपाही बहाली का हम बता देते हैं, अभी भी कहाँ से कौन क्वेश्चन आउट कराने की बात कर रहा है ना, हमको बहुत कुछ पता है और हम बहुत पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को बता भी चुके हैं। कल ही हम बताए हैं कि इस तरह की बातें चल रही है, एग्जाम से पहले पेपर लीक कराने की बात चल रही है। अब वो फर्जी बात है कि क्या, ये हम नहीं जानते, लेकिन पैसे की वसूली हो रहा है। पैसे की वसूली हो रही है कि एग्जाम से 2 घंटा पहले, 1 घंटा पहले क्वेश्चन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो कुछ अधिकारी भी तो हमारा साथ दे। हम तो, हमारे पास संसाधन नहीं है ना, हम क्या है, अकेला है, हमारे पास चलने के लिए कोई गाड़ी भी नहीं है। तो संसाधन चाहिए कम से कम इतना कि सरकार का सहयोग चाहिए। अगर हमारे पास वो सहयोग मिल जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, शिक्षा माफिया को जड़ से मिटा सकते हैं। अभी बगैर संसाधन के हम इतना कर रहे हैं। और आपका जब इरादा नेक हो तो कहीं ना कहीं आपको ईश्वर भी मदद करते हैं। हम 5 साल से बोल रहे थे ये चीज़ कि पेपर लीक होता है, धांधली सेटिंग होती है, लेकिन हमारी बातों को झुठला दिया जाता था सरकार के द्वारा, सरकार के अधिकारियों के द्वारा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो दरोगा भर्ती के लिए बना है, उसने नोटिस जारी किया था, बड़ा एकदम हेडिंग देके, एकदम ऑनलाइन नोटिस, अखबार में मेन पेज पे छपाया था मेरे शादी के दिन। अब सोचिए, शादी के दिन, किसी की शादी है, उस दिन आप उसके खिलाफ नोटिस जारी करते हैं और उसमें स्पष्ट लिखा था मेरे बारे में, मेरा नाम, जाति, उम्र, घर का एड्रेस। आप किसी का पर्सनल चीज कैसे सार्वजनिक कर सकते हैं? आप मेरा एड्रेस आप सार्वजनिक कैसे कर सकते हैं? मेरी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। आपको किसने ये परमिशन दिया कि मेरा नाम, मेरी जाति आप उजागर कीजिए? अब तो दिलीप कुमार लिखते हैं, अपनी जाति नहीं लिखते। आपने मेरी जाति को उजागर किया, मेरा गांव, मेरा एड्रेस, पूरा सब कुछ उजागर किया। तो इस पे तो हम चाहते तो उसमें बहुत सारा कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। तो उसने मतलब मेरे बदनाम करने के लिए मुझे कि ये देखो अफवाह फैला रहा है। और जब पिछले साल बीपीएससी पेपर लीक उजागर हुआ तो समझे कि ईश्वर ने हमें वो मौका दिया कि जो चीज़ हम 5 साल से जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे और जेल तक चले गए, उस चीज़ के खिलाफ लड़ते रहते और हमारी बात को झुठला दिया था, तो ईश्वर ने हमें समझे कि वो मौका दिया कि आज तुम्हारे पास मौका है, तुम साबित कर दो कि तुम जो बोल रहे थे वो सही था। क्योंकि हमारे अंदर बेईमानी नहीं था, छल कपट नहीं था, अभी भी नहीं है। हमारा इरादा नेक है कि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लड़ना है, धांधली सेटिंग रोकना है, पेपर लीक रोकना है। तो ईश्वर ने समझे कि हमें ये मौका दिया। हो सकता है बहुत और लोगों के पास गया, ऐसा थोड़ी कि मेरे पास आया, बहुत और लोगों के पास गया, तो और लोग चुप रहे, फायदा उठाए। हमने अपना फायदा नहीं उठाया, हमने सरकार तक भेजा, मुख्यमंत्री जी तक भेजा, ताकि इस चीज़ पे कार्रवाई हो, और कार्रवाई भी हुई बहुत सारा। एक चीज़ इन सारी बातों से इतर जो कई स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आता है जब वो दिलीप के बारे में सुनते हैं, नाम सुनते हैं कि अच्छा कई लोग मिले नहीं हैं, देखे नहीं हैं, लेकिन नाम जानते हैं, फेसबुक से फॉलो करते हैं। उनके मन में कई बार ये सवाल आता है, और ख़ास तौर से कई अधिकारियों से जब मेरी बातचीत हुई उनके मन में भी ये सवाल आता है, और उन्होंने कई बार ये पूछा भी है कि इसमें दिलीप का क्या फ़ायदा, उसका क्या पर्सनल एजेंडा है, क्या उसको नेता बनना है स्टूडेंट का, वो क्यों मतलब लगातार ऐसे क्यों करता है, स्टूडेंट के मुद्दे पर लगातार कर रहा है, क्यों कर रहा है। अधिकारियों का भी ये सवाल रहता है। तो ये थोड़ा सा इस टॉपिक से बाहर का है, लेकिन ये इसका जवाब सब कोई जानना चाहता है कि आप ये जो काम कर रहे हैं इसके पीछे आपका पर्सनल एजेंडा क्या है? देखिए, इसके पीछे मेरा पर्सनल एजेंडा यही है कि हम इस चीज़ को खुद भोगे। बीपीएससी की तैयारी हम करते थे और हमने खुद इस चीज़ को भोगा है। 56 से 59वीं मेंस भी दिए, उसमें भी जिस तरह से धांधली सेटिंग हुई। उसके बाद 64वीं में जिस तरह से सही क्वेश्चन का, मैंने आंसर का सही क्वेश्चन देते हुए भी हम लोग बाहर हो गए। तो ये चीज़ हमने खुद भुगता है। और इस साल की बात है ये 2019 की बात है। 2016 में हमने 56 से 59वीं मेंस दिया था। उस समय भी सरकार, उस समय की जो सरकार थी, बिहार सरकार, बीपीएससी ने हम लोग की बात नहीं सुनी। कुछ मुद्दों को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग को लाठी मार के भगा दिया गया। और उसके बाद ये दरोगा बहाली में पेपर लीक हुआ, 2018 की बात है। तो उसमें भी सबूत रहते हुए कोई बात नहीं सुना गया, और आंदोलन को भी राजनीतिक रूप दे दिया गया कुछ लोगों के द्वारा, मतलब छात्रों के भीड़ को राजनीतिक रूप दे दिया गया।
2019 में भी आंदोलन हुआ, तो उसमें हम लीड रोल में आना शुरू किए 64वीं से। और उसमें जब हम आंदोलन कर रहे थे, उससे पहले भी हम बहुत सारे आंदोलन में भाग लेते थे, लेकिन हम नेतृत्व नहीं करते थे। तो उन आंदोलनों में जो हमने देखा कि क्या कमी रही है, उस चीज़ को हमने दूर किया आगे आकर। और मुझे लगा कि अगर कोई अगर नहीं लड़ता है हमारे लिए, हम सब नेता के पास गए थे, बिहार का जितना भी नेता है, बड़ा से बड़ा नेता के पास हम लोग गए थे, कोई नेता हम लोग की बात को नहीं सुना, ना ही उठाया, मीडिया में भी नहीं। और बहुत सारे चैनल वालों के पास भी गए, कोई हम लोग के मुद्दे को नहीं मतलब इतना तरजीह दिया गया। जब आंदोलन किए तो चलता था न्यूज़, बाकी कोई नेता कुछ इस पर नहीं बोलते थे। आज देखिए, आज परिस्थिति कम से कम ऐसा हो गया ना कि आज कुछ भी होता है तो नेता लोग का बयान आता है, चैनल पे चलती है खबर, जो कि पहले आप देख लीजिए नहीं होता था। 2020 में तेजस्वी यादव जी ने, यानी कि आरजेडी ने, शिक्षा को, रोजगार को चुनावी मुद्दा बनाया, प्रमुख चुनावी मुद्दा। आज तक इतिहास में मुझे बता दीजिए कि बिहार के किसी चुनाव में शिक्षा रोजगार चुनावी मुद्दा रहा हो किसी भी पार्टी का? क्यों रहा उस बार 2020 में? क्योंकि 2020 में फरवरी मार्च में हम लोगों ने पटना में कई बार आंदोलन किया। हमने अपने शादी के कार्ड पे लिखवा दिया था पेपर लीक मुक्त बिहार हो अपना, और तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट भी किया था उसका शादी के कार्ड को। और इतना जबरदस्त आंदोलन हो गया था कि बिहार के हर जिला में छात्र एकजुट हो गए थे। लेकिन कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, और उसी साल चुनाव हुआ। तो चुनाव तेजस्वी यादव जी को लग गया कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है शिक्षा रोजगार, उन्होंने चुनावी मुद्दा बनाया। देखिए, उनको उतना सीट भी आया, उसी की वजह से आया। तो ये हमें खुशी हुई, कम से कम हमारे आंदोलन की वजह से आज ये हुआ कि बिहार के नेताओं को और बिहार की पार्टियों को शिक्षा रोजगार पे बात करनी पड़ रही है आज, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। आज इतना तो जरूर है ना कि शिक्षा रोजगार पे बात करना मजबूरी है, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, कांग्रेस हो। आज देखिए, शिक्षक बहाली भी जो इतने ज्यादा पदों पे आई है और फिर आने वाली ऐसे नहीं आ रही आई है। इन लोगों ने देख लिया कि दिलीप कुमार ने जो आंदोलन किया 2020 से, उसका क्या प्रभाव पड़ा। कई लोग ये भी कह रहे और आपने सवाल का जवाब अभी नहीं दिया, जो ये कि इससे दिलीप को क्या फायदा मिला। इससे फायदा हमें यही मिला कि आत्मसंतुष्टि, मुझे आत्मसंतुष्टि हो रही है। पहले तो नहीं होता था, अब हो रही है कि जो हम जिस चीज को हम भोगे, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जिस कारण से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, उस कारण को हम अब दूर करने का मिशन बना लिए कि धांधली सेटिंग रुके, पेपर लीक रुके, ताकि ईमानदारी से जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने ईमानदारी से पढ़ाई किया। हमारे पास भी बहुत ऑफर आया था कि पैसा दो, सेटिंग करा देते हैं, डीएसपी बन जाओगे, एसडीओ बन जाओगे। हम भी करवा सकते थे, जमीन बेच के हम करवा सकते थे, हमारे पास है जमीन, हम चाहते तो जमीन बेच के करवा सकते थे, गार्जियन भी पैसा दे देते, ऐसा नहीं कि नहीं देते, और हम करवा सकते थे। आज हम भी कहीं अफसर रहते, लेकिन हमने नहीं कराया, कहा कि नहीं, हम चीटिंग से नहीं जाएंगे, ईमानदारी से जाएंगे। लेकिन ईमानदारी से जाने में दिक्कत क्या था? क्वेश्चन पहले ही मिल जा रहा है, तो वो लोग का सिलेक्शन हो रहा है। इंटरव्यू में खुलेआम 25 लाख रुपया मांगा जा रहा है, रामा किशोर सिंह का प्रकरण सामने है, तो वो लोग का सिलेक्शन हो रहा है। 5659 में खुलेआम मांगा गया इंटरव्यू में, मेंस की कॉपियां लिखवाई गई, हम लोग को मार्क्स कम आया, बाकी लोग को ज्यादा आया, जो लोग पैसा दिया सिलेक्ट हो गए। हमारे साथ रहने वाले कई लोग आज डीएसपी एसडीओ है उसी एग्जाम का, वो लोग पढ़ाई किए, हम आंदोलन में रहे। जो बात है, हम लोग सबके हित के लिए लड़ने लगे। 5659 में हम सबके हित के लिए लड़ना शुरू किए। बाकी लोग घर बैठे पढ़े, तो वो लोग आज कोई डीएसपी है, कोई एसडीओ है। उसके बाद भी बहुत सारे हमारे साथ तैयारी करने वाले लोग हैं, प्रशासन में हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। हम भी रह सकते थे, उसके बाद भी अगर हम पढ़ाई करते, सिर्फ पढ़ाई करते, आंदोलन में नहीं आते, तो हम भी रह सकते थे। हम तो इससे पहले भी हम एग्जाम देते, हम जा सकते थे, या तो सेटिंग करा के भी जा सकते थे, या मेरिट से भी जा सकते थे। लेकिन हमने क्या ठाना कि हमको अब इस चीज को खत्म करना है, पेपर लीक को खत्म करना है, धांधली सेटिंग को खत्म करना है। हमने इस चीज को एक मिशन बना लिया, और इस चीज के लिए जो बोल रहा है जो लोग भी कि इनको क्या पता है, इसके लिए तो हमको अपने घर से भी लड़ना पड़ा है, अपने ससुराल से लड़ना पड़ा, अभी भी लड़ना पड़ता है। वो नहीं चाहते घर के लोग या ससुराल के लोग कि हम ये सब चीज करें, सब चाहते हैं कि सरकारी नौकरी कोई करे। और हम अपनी नौकरी छोड़ के भी लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नौकरी छोड़ के भी हम लड़ रहे हैं। और हमने मिशन बना लिया कि जब तक ईमानदारी से लोग सरकारी नौकरी में नहीं जाएंगे, तो फिर जो सरकारी योजनाएं होती है उसका तो क्रियान्वयन सही से होगा नहीं। आप देखिए ना, वृद्धा पेंशन में 200 रुपया रिश्वत मांगा जाता है, 100 रुपया 50 रुपया रिश्वत मांगा जाता है। आप आज आपकी स्कूल का जो टीचर को पैसा मिलता है मंथली, कैसे मिलता है? 100 रुपया सबसे लिया जाता है पहले बीओ के द्वारा। बीईओ जो होता है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कम से कम 100 रुपया आप दीजिए, तब आपका उसको क्या बोलते हैं, जो लास्ट में जाता है एब्सेंटी बोलते हैं उसको, एब्सेंटी जाता है, नहीं दीजिएगा तो क्लियर नहीं होगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो बंदा होता है। वो समझिए कि उसको रिश्वत नहीं माना जाता, उसको माना जाता है कि मिठाई खाने के लिए पैसा दे रहे है, तो रिश्वत ही। लेकिन कम से कम 100 रुपया महीना में देना है, तभी आपका एब्सेंटी जाएगा, एब्सेंट बन के जाएगा
आगे जो जाता है जिला में अब पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिला, तो ये भी तो भ्रष्टाचार है ना। तो हम इस चीज को खत्म करना चाहते हैं। आज जातीय आवासीय बनाने में क्यों पैसा देना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, वृद्धा पेंशन में क्यों रिश्वत देना पड़ेगा, इंदिरा आवास में क्यों पैसा देना पड़ेगा, ये सब चीज जब तक खत्म नहीं होगा ना, भ्रष्टाचार एक जड़ से खत्म होना चाहिए। स्कूल में हमको याद है, स्कूल में हम लोग को फी कलेक्शन होता था हाई स्कूल में, 50 रुपया का बिल दिया जाता था और लिया जाता था 75 रुपया 80 रुपया। जब हम सवाल करते थे कि भाई आप तो दे रहे हैं रसीद इतना का सर, आप इतना वसूल रहे हैं, तो उस समय कहा जाता था कि ज्यादा होशियार नहीं बनो, हम शिक्षक हैं। तो ये तो बचपन में हम लोग नहीं उतना समझते, अब समझ रहे हैं कि क्या होशियार हम बन रहे थे। हमने सवाल सही किया था लेकिन हमारे शिक्षक ने हमको चुप करा दिया, तो वो शिक्षक भी दोषी है जो भ्रष्टाचार को पनपने देते, खुद भ्रष्टाचारी है और स्टूडेंट्स को भी भ्रष्टाचारी बनाने पे मजबूर करते हैं। उस समय अगर उनको ये सोचना चाहिए कि इस स्टूडेंट ने सही सवाल किया, उनका सही जवाब दे, लेकिन नहीं, सवाल उनको तो भ्रष्टाचार करना था। तो बहुत सारे तो ये सब चीज जब हम ये चीज देख रहे हैं, जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के, तब हम ये सब चीज देखे, तो बचपन से लेकर अभी तक सारा चीज माइंड में आता है। तो इस चीज के खिलाफ लड़ने का हमने एक मिशन बना लिया है और इस चीज के लिए हमको जो भी भुगतना पड़े पर्सनली व्यक्तिगत रूप से तो भुगत ही रहे हैं। नहीं तो आज हम भी, हमारे पास भी पैसा होता, गाड़ी होता, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट होता, ऐसा थोड़े नहीं होता। हम भी अगर पैसा कमाने का सोच ले तो अभी भी सोच लेंगे तो हो सकता है। अभी भी हमारे पास तो बहुत लोग फोन भी कर देते हैं, इसलिए कि लगता है इनको बहुत जान पहचान होगा तो सेटिंग करवा देंगे। हमारे पास ऐसे लोग भी फोन करते हैं, हम उनको बोलते हैं कि दोबारा फोन नहीं आना चाहिए, नहीं तो पुलिस कंप्लेन। मतलब जो लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लीक की बात कर रहे हैं उनको भी लोग कहते हैं कि सेटिंग करवा दे जाए। जैसे देखिए होता क्या है ना, आजकल यही होता आया है। आंदोलन कोई करता था, पहले छात्र आंदोलन होता था, आंदोलन को बेच दिया जाता था, इसलिए हमको आगे आना पड़ा क्योंकि कोई लड़ने वाला नहीं था। हमने उस चीज को बदल दिया। तो यही लोगों की मानसिकता में कुछ दिन तक मेरे प्रति भी थी कि दिलीप कुमार भी आंदोलन करता है तो हो सकता है ये पैसा के लिए आंदोलन करता हो, सरकार से मिला हो, किसी पार्टी से फंड आता हो, इसलिए आंदोलन करता है, इसको फायदा होता होगा। लेकिन सारा जांच हो गया, कुछ नहीं निकला, किसी को पता नहीं चला, कोई कुछ था ही नहीं तो पता कहां से चले, कोई जांच में नहीं निकला कुछ। तो अब लोगों को विश्वास हम पे हो रहा है। पहले तो लोगों को लगता था कि ये खुद सेटिंग कराता होगा और दिखाने के लिए आंदोलन करता है, तो इसलिए कुछ लोग हमको फोन भी करते थे। हो सकता है हमको जांच करने के लिए फोन करते हो या सही में सेटिंग कराने के लिए कि दिलीप भैया, कोई दिलीप सर कि हमारा करा दीजिए ना, आपका तो इतना पहुंच होगा। उसको हम डांटते थे कि दोबारा फोन मत कीजिएगा इस चीज के लिए, नहीं तो हम सीधा पुलिस में जाके एफआईआर कराएंगे। उसके बाद वो लोग फोन दोबारा नहीं किए। आपने जो अपना पूरा मिशन बताया, आपने वृद्धा पेंशन से लेके पेपर लीक तक की बात कही, तो इसको अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो ये होगा भ्रष्टाचार मुक्त बिहार। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका जो यही मिशन है, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है, जो कई जगह पर सुनने के लिए मिला है, पता नहीं किस हद तक सही है, वो ये कि आपके पास, आप छात्रों में काफ़ी पॉपुलर है, ख़ासतौर से जो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे छात्र जो है, ये एक बड़ा वोट बैंक है बिहार में। तो आपके पास बिहार के अच्छे खासे स्टूडेंट वर्ग का एक वोट बैंक भी तैयार है। कई लोगों का ये अनुमान है, ये अंदेशा है कि 2025 में आप चुनाव लड़ रहे हैं या आप किसी पार्टी को बाहर से समर्थन देने के लिए भी कहने वाले हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ये तो बिल्कुल सवाल सही है और मेरे पास फ़ोन भी आता है, मैसेज भी आता है, फेसबुक यूट्यूब पे कमेंट में भी आता है ये सब। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये खुद कह रहे हैं कि दिलीप जी आप इलेक्शन लड़िए, दिलीप जी इलेक्शन लड़िए। कमेंट भी आता है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप पार्टी बनाइए, स्टूडेंट्स का पार्टी बनाइए और इलेक्शन लड़िए। तो मेरा ये कहना है, हमने ये सोच कर कि हमको चुनाव लड़ना है या नेता बनना है, हमने ये मिशन शुरू नहीं किया था। हम जब शुरुआत किए थे, सिर्फ हमारा मकसद ये था कि गलत के खिलाफ हम आवाज़ उठाए, धांधली सेटिंग ना हो, इसके लिए आवाज़ उठाए। और लड़ते लड़ते आज यहाँ तक आ गए कि आज बात यहाँ आ गई कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि आप पार्टी बनाइए। हमने अभी भी नहीं सोचा कि हमको चुनाव लड़ना है, कि क्या करना है, ये स्टूडेंट्स तय करेंगे, बिहार के स्टूडेंट्स तय करेंगे कि वो मुझे किस रूप में देखना चाहते हैं। मतलब चुनाव लड़ने की संभावना है? अभी मैंने क्या कहा कि मैंने सोचा ही नहीं है। मैंने अभी इतना जरूर सोचा है कि हमें एक छात्र संगठन ऐसा बनाना है जो कि बिहार के और देश के स्टूडेंट्स के हित में लड़े, बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के। वो ऐसा छात्र संगठन हो जो छात्र हित में, कोई भी सरकार हो तो उस सरकार से लड़े, जैसा कि अभी मैं अकेला कर रहा हूँ। लेकिन हमें सहयोग चाहिए, हर जिला से चाहिए कि हमारे टीम के रूप में काम करें। आप देखिए, कुछ लोग पहले आरोप लगाते थे कि आरजेडी के लिए हम काम करते हैं, जब आरजेडी विपक्ष में थी। अब 1 साल से आरजेडी सरकार में है। आरजेडी की सरकार में हमने कई बार आंदोलन किया, बीएसएससी पेपर लीक उजागर किया, परसेंटाइल पे आंदोलन, जो परसेंटाइल हटाने के लिए 31 अगस्त को हुआ, पिछले साल आरजेडी सरकार में थी। तो आप कहेंगे कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी विपक्ष में है, बीजेपी केंद्र में भी है।
हम रेलवे की वैकेंसी के लिए भी मांग करते हैं। तो हमारा अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति कोई मोह नहीं है, ना ही किसी से नफरत है। जो सरकार में जो पार्टी रहेगी, जो सरकार में है, उनसे हम डिमांड करेंगे कि ये डिमांड है स्टूडेंट का, आप पूरा कीजिए, नहीं कीजिएगा हम विरोध करेंगे। अभी शिक्षक बहाली बिहार में हुई, अच्छे माने भर्ती चलिए रही है, परीक्षा अच्छे से हुई, हम तारीफ हर जगह किए, नीतीश कुमार जी का भी और बीपीएससी के चेयरमैन सर का भी, बीपीएससी का भी। यही 1 साल पहले हम बोलते थे बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है। तो अभी जब चुनाव लड़ने की बात है, हम जो लोग हमसे ये सवाल कर रहे हैं या जानना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, जानना भी चाहिए, तो हम उन्हीं से एक सवाल करते हैं कि आप कैसे लोगों को विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में और लोकसभा में देखना चाहते हैं। आप खुद तय कीजिए। चोर को देखना चाहते हैं, लुटेरा को देखना चाहते हैं, बलात्कारी को देखना चाहते हैं, भ्रष्टाचारी को देखना चाहते हैं, कैसे लोग को आप विधानसभा में देखना चाहते हैं। आज 243 विधानसभा सीट है ना बिहार में, कितने विधायक हैं जिन्होंने छात्रों के मुद्दे पे कभी सड़क पे आंदोलन किया है? कितने विधायक? एक भी विधायक नहीं मिलेगा जो सड़क पे आंदोलन किया हो। बिल्कुल। तो फिर उनको वोट आप क्यों दीजिएगा? क्यों दीजिएगा जब आपके मुद्दे को नहीं उठाएंगे? वो एक भी तो नहीं आया। डोमिसाइल हट गया शिक्षक भर्ती से, कितने विधायक जो सड़क पे आकर आंदोलन किए? एक भी विधायक नहीं। उसके बाद आप देखिए अभी बीपीएससी पेपर लीक, कितने विधायक थे, कितने विधान पार्षद थे जो आके आंदोलन किए हो या बोले हो स्टूडेंट्स के पक्ष में? एक भी नहीं बोले। बीएसएससी पेपर लीक, हम लोग मार खाए। तो स्टूडेंट्स को खुद तय करना है कि जब स्टूडेंट्स के हक के लिए बोलने वाला विधानसभा में अभी है ही नहीं कोई किसी भी पार्टी का, तो क्यों आप वोट दीजिएगा, अपना वोट बर्बाद कीजिएगा? या तो आप नोटा का बटन दबाइए ताकि एक संख्या भी पता चले कि इतने स्टूडेंट्स जो है सो विरोध में वोटिंग कर रहे हैं, या दूसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूं, एक विकल्प स्टूडेंट्स खुद तैयार करे। क्यों नहीं कर सकते हैं? जब मूर्ख लोग, बलात्कारी, लुटेरा, भ्रष्टाचारी विधानसभा में चुनाव जीतकर जा सकता है, तो क्या ये पढ़े लिखे लोग जो ग्रेजुएट है, बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, ये क्यों नहीं जा सकते? जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से, आप तैयार होइए। 243 विधानसभा में आप उतरिए अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से। दिलीप कुमार आपके लिए प्रचार करेगा। हम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इसको छोड़ दीजिए, आप तैयार होइए अपने विधानसभा क्षेत्र से। और जो भी युवा तैयार होंगे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, हम उसके लिए अभी से प्रचार करेंगे। लेकिन हाँ, आपको ईमानदारी दिखानी होगी। आप ईमानदार होइएगा, कर्मठ होइएगा, बिहार के प्रति, देश के प्रति समर्पित रहिएगा, तब आपका समर्थन करेंगे। ये नहीं कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ने आते हैं, साथ में फोटो खिंचा लेंगे, अब बाहर जाके पैसा भी वसूलते हैं, ऐसा भी बहुत लोग करते हैं। तो ऐसे लोग को हम नहीं समर्थन करेंगे। अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि फन्ना भैया को क्यों नहीं साथ रखते हैं और चिल्ला भैया को साथ में आप क्यों नहीं रखते, बता देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छात्र नेता के रूप में घूम रहे हैं और मार्केट से पैसा वसूली कर रहे हैं, कभी केस के नाम पे, कभी आंदोलन के नाम पे। तो वैसे भैया को हम अपने साथ नहीं रख सकते हैं। दिलीप कुमार अकेला चलेगा ठीक है, 100 भ्रष्टाचारी और 100 बेईमान को साथ रखने से अच्छा है कि 5 ईमानदार लोग को और 5 सही लोग को साथ में रखे। बड़ा मकसद ये है। हमको पैसा का लालच होता ना तो हम जॉब नहीं छोड़ते। बिल्कुल। हाँ, तो पैसा का लालच तो हमको है नहीं ना, पद का लालच रहता तो पार्टी ज्वाइन कर लेते। 2020 से हमको ऑफर आ रहा है, बहुत पार्टी का ऑफर अभी भी आ रहा है, पहले भी आया, हम ज्वाइन कर लेते। लेकिन हम जिस मिशन पे काम कर रहे हैं ना, उस मिशन पे हम काम आगे भी करेंगे। बस बिहार के युवाओं का साथ चाहिए हमें, और ये लोग जिस भूमिका में हमें देखना चाहेंगे, हम उस भूमिका में तैयार हैं। स्टूडेंट्स तय करेंगे। अभी ये लोग देख रहे हैं कि आंदोलन करें इनके हित के लिए, हम करते हैं सड़क पे आंदोलन, जेल भी चले जाते हैं। आगे ये लोग तय करेंगे कि जिस भूमिका में हमको देखना चाहिए, अगर सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठनी चाहिए, सदन में भी आवाज जानी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, कि जिस तरह सड़क पे हम लोग आंदोलन करते हैं उस तरह सदन में भी आंदोलन हो, सदन में भी इनके लिए आवाज उठनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को सदन में जाना जरूरी है। और अकेला दिलीप कुमार क्यों, हम 243 विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। युवा तैयार हो, उस सीट पे लड़े, जीत हार अलग चीज है, लेकिन इस सभी पॉलिटिकल पार्टी को, नेताओं को कम से कम इतना तो हम दिखा सकते हैं ना कि बिहार के युवा इन सभी पॉलिटिकल पार्टी से नाराज है और ये लोग अपना विकल्प खुद तैयार कर रहे हैं। लड़िए आप लोग, जो भी लड़ना चाहेगा अभी से हमसे कंसल्ट कीजिए, हम तो आपके लिए प्रचार करेंगे। अब हम लोग एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहते हैं। जो आपने ये पूरा एक प्लान बताया कि ईमानदार रहें और वो 243 सीट पर लड़ें, आप प्रचार करेंगे। आप 3 बदलाव अगर आपसे पूछा जाए तो आप वो क्या देखना चाहते हैं बिहार में? अगर युवा लड़ते हैं चुनाव, आप लड़ते हैं चुनाव, और अगर बिहार में एक बदलाव होता है और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स या अच्छे लीडर चुन के आते हैं विधानसभा में, 3 बदलाव आप क्या देखना चाहेंगे जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करे यूनिवर्सिटीज़ को, एजुकेशन सिस्टम को, बिहार के और स्टूडेंट्स लाइफ को?
देखिए, सबसे ज़्यादा शिक्षा स्वास्थ्य पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बजट का सबसे ज़्यादा खर्चा इसी पे शिक्षा स्वास्थ्य पे होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ सुधर गया तो फिर बाकी चीज़ को सुधारने में समय नहीं लगता है। और ईमानदारी से अगर बहाली होगी, ईमानदारी लोग जाएंगे, तो जाहिर सी बात है सरकार तो कोई भी होगी योजना सही बनाती है। कुछ योजना होती है जो थोड़ा सा पार्टी पॉलिटिक्स के लिए होता है, लेकिन अधिकतर योजना कोई भी सरकार हो आप देखिएगा जनहित में होता है, लेकिन उसका क्रियान्वयन सही से नहीं होता है। और उसका क्रियान्वयन सही से हो इसके लिए ईमानदार अधिकारी चाहिए, ईमानदार कर्मचारी चाहिए। अगर 25 लाख दे के दरोगा बनेगा तो रात में चोरी खुद करेगा, दिन में एफआईआर किसी और पे करेगा ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ईमानदारी से सबसे पहले कि जो सरकारी नौकरी होती है उसमें ईमानदारी चाहिए, उसमें पारदर्शिता चाहिए, और उसमें अगर सही से नियुक्ति सही से हो जाएगी ना तो बाकी जो योजनाएं हैं वो सही से क्रियान्वित होगा। ये स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक व्यवस्था सही होनी चाहिए। आज किसी भी शिक्षक से पूछ लीजिए जाके आप, चाहे वो सरकारी शिक्षक ही हो, क्या अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं? कोई नेता पढ़ा रहे हैं? इतना मंत्री हो, विधायक हो, नेता हो, जाके पूछिए उनका बेटा बेटी कहाँ पढ़ रहा है। पहले कम से कम इतना था कि पटना वुमेन्स कॉलेज में लड़की पढ़ती थी, बड़े बड़े नेता की पटना कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं हमको लगता है पढ़ता है। यूनिवर्सिटी में भी नहीं, पटना यूनिवर्सिटी में भी नहीं अब नेता लोग का बेटा बेटी पढ़ता है, बिहार से बाहर। तो क्यों ऐसा है भाई? जब बिहार से बाहर के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, आज बिहार से सभी लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? आप सोचिए कि दिल्ली में बिहार के स्टूडेंट जाके पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पढ़ाने वाला भी अधिकतर टीचर बिहार का, कोटा में अधिकतर टीचर बिहार के, स्टूडेंट्स भी बिहार के। पैसा यहाँ का वहाँ खर्च हो रहा है। अगर वही चीज़ माहौल बिहार में बन जाए तो क्या यहाँ की स्थिति नहीं अच्छी होगी? यहाँ का इकोनॉमी भी ऊपर होगा, अच्छा होगा। तो ये एक एक चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। ये कहने के लिए छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पैसा का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी भी ज़्यादा बढ़ेगा, आपका विकास भी होगा, उसी रफ्तार से सब कुछ होगा। तो सबसे पहले शिक्षा स्वास्थ्य को सुधारना जरूरी है। आज आप देखिए ना, डेंगू पहले दिल्ली की बीमारी होती थी, बिहार में आज बिहार में सबसे ज्यादा खतरनाक हो गया। दिल्ली में नहीं खतरनाक हुआ है, लेकिन बिहार में खतरनाक हो गया और गांव गांव फैल गया डेंगू। लेकिन क्या हो रहा है? बिहार सरकार की और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जो बरसों से रही, उसके चलते डेंगू ने पैर पसार लिया पूरे बिहार में। आज भागलपुर या कहीं कल 4 डेथ हो गया डेंगू से। क्या एक बार भी हुआ स्वास्थ्य विभाग को या स्वास्थ्य मंत्री को या मुख्यमंत्री जी को या उप मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री है, कि इस पर हम कुछ करें, कोई बयान दे डेंगू के प्रचार को कैसे रोका जाए? कुछ नहीं, बस चल रहा है जैसे सिस्टम चल रहा है, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। खाली जब नया जब मंत्री बनेंगे तो एक दिन रात में जाके फोटो खिंचा लेंगे 2 हॉस्पिटल में जाके, हो गया, 1 साल बाद फिर फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं है। तो यही तो चल रहा है बिहार में। शिक्षा स्वास्थ्य को सुधारना सबसे ज्यादा जरूरी है, और सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा स्वास्थ्य का जरूरी है। सिर्फ कह देने से नहीं होगा कि बहुत बड़का अस्पताल हम बना रहे हैं, एशिया का, विश्व का, पीएमसीएच का, उससे नहीं होता है। आज भी देखिए जाके दरभंगा में जाके देखिए डीएमसीएच का क्या असर है। डीएमसीएच में अगर थोड़ा वर्षा हो जाएगा ना तो डीएमसीएच में पानी चला रहता है हॉस्पिटल के अंदर। एनएमसीएच में भी, एनएमसीएच पटना में उसका भी वही हाल है। तो ये सब चीज को देखना पड़ेगा, आंखों से जाके देखना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, तब कुछ होगा। आज क्यों बिहार के लोग बिहार से बाहर जाकर इलाज कराने के लिए मजबूर है? आज बिहार पटना के डीएम बीमार पड़ते, उनको डेंगू हुआ, हम उन पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको इलाज कराना पड़ रहा है। क्या मजबूरी है भाई? क्यों नहीं सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है? जब पटना के डीएम को भरोसा नहीं है सरकारी हॉस्पिटल पे, बिहार के मुख्यमंत्री जी को भरोसा नहीं है सरकारी हॉस्पिटल पे, तो आम जनता कैसे सरकारी हॉस्पिटल में जाए इलाज कराने? क्यों नहीं जाते आप लोग सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने? जाना चाहिए ना। तो क्यों ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में? ये सब चीज होना चाहिए, उसके बाद बिहार हमारा आगे खुद बढ़ेगा। फैक्ट्रियां लगनी चाहिए छोटे छोटे स्तर पे, जरूरी नहीं कि हम एक बार में बड़ा फैक्ट्रियां ही लगा देंगे। अगर आप ब्लॉक लेवल पे भी छोटी छोटी फैक्ट्रियां भी लगाते हैं ना, हमारे बिहार के भाई, बिहार की बहन दिल्ली में जाके काम करते हैं। हम गए दिल्ली में इलाज के लिए, तो वहाँ हम मिले बहुत सारे लोग से। फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर बिहारी, फैक्ट्री चलाने वाला बिहारी, और फैक्ट्री में से जो तैयार सामान है उसको ले जाने वाला भी बिहारी, खरीदने वाले भी ज्यादातर खरीदने वाले भी बिहारी। हम सोचिए, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? दिल्ली को हो रहा है, बाहर को हो रहा है। तो क्यों नहीं बिहार में आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं? मुख्यमंत्री जी तो बोल दिए समुद्र किनारे नहीं है बिहार, इसलिए यहाँ नई फैक्ट्री लग सकती है। तो भारत का देख लीजिए कितना स्टेट है जो समुद्र के किनारे ही है जहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई है। तो अब हम लोग समुद्र को ही लाएंगे, यही ना कर सकते हैं। तो सिर्फ बोल देने से नहीं होगा मुख्यमंत्री जी, करने से होगा। जब नीतीश कुमार जी नए उम्मीदवार बने थे मुख्यमंत्री के लिए 2005 में, हम लोग को याद है, भिकना पहाड़ी, बाजार समिति, मुसल्लापुर में जाते थे, लॉज स्टूडेंट से मिलते थे।
कि आप लोग का दुख दर्द दूर करेंगे, आप किस तरह पढ़ाई करते हैं, एक टाइम का खाना खा के रहते हैं, हमने भी झेला है, हमको वोट दीजिए। और वही स्टूडेंट्स पटना में जो मतलब वही स्टूडेंट्स लोग पूरा बिहार में माहौल बनाते हैं, क्योंकि हर बिहार के हर जिला का स्टूडेंट वहाँ रहते हैं और मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद भूल गए। शुरू में 5 साल थोड़ा काम भी किए, लेकिन शिक्षा को तो शुरू से ही बर्बाद कर दिए। तो सबसे जरूरत है शिक्षा को सुधारना, क्योंकि अगर शिक्षा सुधर जाएगा ना, अगर किसी घर का नींव मजबूत होता है तो ऊपर भी मजबूत होगा। नींव मजबूत नहीं है, ऊपर आप मजबूत करिए तो ढह जाएगा एक दिन। वही बात बिहार में शिक्षा व्यवस्था का, प्राइमरी एजुकेशन मजबूत है ही नहीं, हाई स्कूल की शिक्षा मजबूत है नहीं, अब तो यूनिवर्सिटी का भी शिक्षा खत्म हो गई। तो शुरू से शिक्षा को मजबूत करना होगा। अगर लोग के पास ज्ञान होगा ना, तो वो तो अपना रोजगार खुद देख लेंगे। स्वरोजगार की बात करते हैं, लेकिन आप उनको शिक्षित होना ही नहीं दे रहे हैं, तो कैसे स्वरोजगार करेंगे? पहले तो सही शिक्षा दीजिए, और शिक्षा भी ऐसी हो, रोजगारोन्मुखी शिक्षा होनी चाहिए। अगर किसी बच्चा से ही देख लिया जाए कि अगर उसका ध्यान ज़्यादा, उसकी रुचि अगर मेडिकल फील्ड में है, तो उसको मेडिकल की तैयारी करने का मौका ज़्यादा दिया जाए, उसी तरफ उसको मोड़ा जाए। इस तरह की बात होनी चाहिए। हमारे जो शिक्षा नीति है, हमारी शिक्षा नीति है, उसमें इस तरह का लाया जाना चाहिए बात। मान लीजिए यहाँ क्या होता है, इंटर में आ गए, पता नहीं है कि क्या ले, साइंस ले तो साइंस में बायोलॉजी ले, कि मैथ ले, कि आर्ट्स ले, कॉमर्स ले। बच्चे को अधिकतर की बात कर, गाइडेंस भी नहीं, गाइडेंस नहीं, अधिकतर की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं पता रहता है। वो ले लिए बायोलॉजी, पता चला फिर बाद में उनको कि हमको तो करना है यूपीएससी की तैयारी, हमको करना है रेलवे की तैयारी, तो हमको तो आर्ट्स लेना था तो ज़्यादा फायदा रहता। नहीं पता रहता। मैं खुद अपने बारे में बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था। मैंने बायोलॉजी से इंटर किया, बियोलॉजी से ग्रेजुएशन किया। बाद में हम जब बीपीएससी की तैयारी के लिए सोचे, तब हम सोचे कि हम तो आर्ट्स से करते तो ज़्यादा फायदा हमको रहता। तो हम अपने बात बता रहे हैं, खुद अब गाइड करने वाले कोई नहीं थे। अपने से जो हुआ, दोस्त लोग जो किए साथ में कर लिए। अब मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे जो मेडिकल का तैयारी किए, वो लोग डॉक्टर हैं, तो उनका देखा देखी हम भी बायोलॉजी ले लिए। तो उन लोग का तो एम था, क्योंकि उनके परिवार का वैसा माहौल था, तो उनको शुरू से गाइड मिल रहा था, गाइडेंस मिल रहा था। उन लोग बायोलॉजी रखे, तब देखा देखिए हम भी रख लिए बायोलॉजी। हमको तो तैयारी नहीं करना था, हमको इधर आना था। तो बाद में ये चीज़ पता चला। तो बहुत हमको पता नहीं था कि भाई प्रोफेसर की तैयारी कैसे होती है, प्रोफेसर कैसे लोग बनते हैं। नहीं तो हम भी पीएचडी कर लेते, अभी प्रोफेसर भी रहते। तो हम लोग को बताने वाला नहीं था कुछ, लेकिन अब खुद से करते करते सीखे, तो कम से कम अब दूसरे को बता। स्कूल में काउंसलिंग की ऐसी बिल्कुल होनी चाहिए थी, कम से कम 9th-10th से तो जरूर होनी चाहिए। 9th क्लास से बच्चों को इस तरह की बातें बताई जानी चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक दिन, नहीं तो महीना में एक दिन इस तरह का क्लास होना चाहिए, स्पेशल क्लास, जिसमें कुछ लोग जाके हर स्कूल में जाके बताएं, बच्चों को बताएं। तो वहीं से वो लोग उस तरह से उस फील्ड में चले जाएंगे, उधर अपना रुख करेंगे, तैयारी करेंगे उस चीज़ से, उस चीज़ के अनुसार। ये चीज़ होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बाद में देखते ना, आके बेरोजगारी की समस्या इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है? टैलेंट रहते हुए भी लोग मतलब अपनी शिक्षा का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उनको पता भी नहीं रहता, पता नहीं रहता। बिल्कुल यही चीज़ हो रहा है। अभी आप देखिए, शिक्षक भर्ती में ही बहुत सारे लोगों ने कर लिया बीएड। उनको ये नहीं था कि हमको शिक्षक ही बनना है, बस तैयारी कर रहे हैं दरोगा की, बीपीएससी की, और कर लिए बीएड कि कभी वैकेंसी आएगी तो भर लेंगे। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। या फिर कभी बीपीएससी का फॉर्म आया तो भर दिए, अब निगेटिव मार्किंग कर दिया, तो देखिए अभी 2,67,000 ही फॉर्म गिरा। पहले 6 लाख, 5 लाख, अभी 2,67,000 क्यों हुआ? क्योंकि निगेटिव मार्किंग कर दिया गया। तो अब जो सीरियस स्टूडेंट्स नहीं थे, जो तैयारी नहीं कर रहे थे बीपीएससी का, वो नहीं भर रहे हैं फॉर्म। तो ये चीज़ तो पहले से होना चाहिए ना। स्टूडेंट्स को ये होना चाहिए कि हमको किस चीज़ की तैयारी करना है, तो शुरू से ही वो उस तरफ मुड़ जाएंगे। अभी बहुत स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है, वो पटना आके या अपने जिला में जाके कोचिंग में जाते हैं, वहाँ वो दिग्भ्रमित होते हैं। और टीचर लोग भी बहुत सारे लोग, सभी तो नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो दिग्भ्रमित भी कर देते हैं। तो आपने जितने बदलाव बताए, ये एक प्रपोजल आपके तरफ से समझा जा सकता है चुनावी मैनिफेस्टो के लिए? देखिए अभी चुनाव की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, बस हम प्रपोजल भी हो सकता है राजनीतिक। हम तो ये चाहते हैं ना कि जितना पॉलिटिकल पार्टी है वो सब ये सब चीज कर दे। हम लोग को कोई चुनाव लड़ना, हमारा तो राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं है। मेरा परिवार का दूर दूर तक कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग किसान परिवार से आते हैं और इस सब से तो कोई मतलब रहा ही नहीं। तो समझिए पटना हम आए बीपीएससी की तैयारी करने, और लड़ते लड़ते आज यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज छात्र नेता लोग कहते हैं। हम तो बीपीएससी अभ्यर्थी थे, शुरू की बात में बता दूं, कुछ लोग छात्र नेता बोल देते थे दिलीप कुमार मीडिया में, तो हम उनको मना कर देते, बोलते थे अब हमको दिलीप कुमार बोलिए, सिर्फ अभ्यर्थी दिलीप कुमार, छात्र दिलीप कुमार, छात्र नेता मत बोलिए। लेकिन बाद में अब हर चीज़ के लिए हमको आंदोलन करना पड़ता है, तो काम के आधार पर छात्र नेता की उपाधि मिल गई। तो अब हम भी इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, सोचते हैं कि भाई लोगों का विश्वास हमसे जुड़ गया, खासकर युवाओं का। अब तो स्टूडेंट्स के गार्जियन भी हमको फ़ोन करते हैं बहुत सारे मुद्दों को लेकर। तो अब हम इस चीज़ से पीछे अगर हट जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर कोई लड़ने वाला तो है नहीं। तो फिर अगर छोड़ देते तो इन लोग का उम्मीद टूट जाएगा। तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते। जब हमने इतना त्याग कर दिया, जेल भी चल गए,
इतना प्रताड़ित भी हो गए सरकार से, पुलिस से, तो अब इस चीज़ को छोड़ने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो कम से कम बिहार के लिए कुछ अच्छा करना है। तो जो लोग भी बिहार के लिए अच्छा सोचते हैं, हम तो कहेंगे कि हमारे मुहिम से जुड़िए। इलेक्शन लड़ना न लड़ना वो आप सोचिए, बात की बात है, लेकिन अभी कम से कम इस मुहिम से जुड़िए। आप किसी भी पार्टी से होइए, किसी भी संगठन से होइए, उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर हमारे साथ आप जुड़िएगा तो आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी धन्यवाद। सारे दर्शकों का इस स्पेशल पॉडकास्ट को सुनने के लिए, देखने के लिए। और आप लोग क्या देखना चाहते हैं? दिलीप जी को सदन में देखना चाहते हैं, या क्या आप लोगों की डिमांड है, या आप लोगों की सरकार से भी क्या डिमांड है, स्टूडेंट सरकार से क्या चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम लोग उन सारी चीज़ों पर भी बातचीत करेंगे, उन मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं, जिस पर बातचीत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का बहुत बहुत